दोस्तों नमस्कार। 28 दलों के विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार पाला बदलकर भाजपा के एनडीए में लौट गए। लेकिन इंडिया के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं से ज्यादा हैरानी परेशानी नहीं झलकती। नीतीश की विश्वसनीयता पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी और जयराम रमेश के गिरगिट को टक्कर देने वाले जैसे कटाक्ष राजनीति प्रेरित ज्यादा हैं। पर गठबंधन में सीट बंटवारे या समन्वय को लेकर कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आता। सवाल है कि भविष्य ही नहीं, अपने अस्तित्व के संकट से रूबरू देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल निर्णायक बताए जा रहे आम चुनाव के प्रति आखिर ऐसा रवैया कैसे अपना सकता है। अंदर की खबर रखने वालों का मानना है कि सत्ता के खेल की सबसे अनुभवी खिलाड़ी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना तयशुदा गेम प्लान बना चुकी है और उसी के अनुरूप काम कर रही है। आइए कांग्रेस के गेम प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्षेत्रीय दलों की अपने प्रति नापसंदगी के मद्देनजर ही कांग्रेस ने सूत्रधार की भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता नीतीश कुमार को सौंपी थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमों के साथ राजनीति कर चुके नीतीश के सभी दलों के नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे हैं। इसीलिए भाजपा विरोधी गठबंधन में शामिल होने से परहेज करने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक हों या फिर कांग्रेस को नापसंद करने वाले हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, किसी ने भी नीतीश से मिलने से इनकार नहीं किया। कांग्रेस के प्रति आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नापसंद भी किसी से छिपी नहीं है। पर नीतीश ऐसे नेताओं को भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की जरूरत समझाने में सफल रहे। 28 विपक्षी दलों के इंडिया बैनर तले एक मंच पर आ जाने के बाद ही कांग्रेस ने नीतीश को नजरअंदाज कर अपनी चुनावी रणनीति पर अमल करना शुरू किया। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक तमाम मुद्दों को सुनियोजित रणनीति के तहत ही लटकाया गया। इन पर दूसरी तीसरी बैठक में फैसले का नतीजा होता कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आप, सपा, जदयू और रालोद तरीके घटक दलों को प्रतीकात्मक रूप से ही सही कुछ सीटें विधानसभा चुनाव में देनी पड़ती। बेशक बदले में दलों के नेता कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में खुशी खुशी चुनाव प्रचार भी करते, पर शायद इससे इन राज्यों में भाजपा को अकेले दम मात देने के उसके वादे इरादे पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। कांग्रेस तीनों नहीं तो कम से कम 2 राज्यों में अपनी जीत तय मानकर चल रही थी। अगर वैसा होता तो कांग्रेस का कद विपक्षी खेमे में इतना बड़ा हो जाता कि अन्य दल उसकी बात गंभीरता से सुनते। तीनों राज्यों में करारी हार के बाद भी कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि वो अन्य घटक दलों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। दरअसल कांग्रेस ने पूरा गुणाभाग कर रखा है कि कौन सा विपक्षी दल या नेता किस हद तक जा सकता है। बेशक इस मामले में नीतीश कुमार हमेशा संदेह के दायरे में रहे, क्योंकि वह भाजपा के 17 साल पुराने दोस्त थे और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ही अपने चिर प्रतिद्वंदी लालू यादव से पहले भी एक बार हाथ मिलाकर एनडीए में वापस लौट गए थे। कांग्रेस का आकलन था कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, चुनाव से पहले और उसके बाद भी। उस लिहाज से मान सकते हैं कि नीतीश के ताजा पाला बदल से इंडिया की उतनी फजीयत नहीं हुई है जितनी चुनाव के बाद भाजपा के साथ जाने पर होती। वैसे इस समय चुनाव विपक्षी दल कुछ भी कहें, वे जानते हैं कि अगर चुनाव के बाद सत्ता की कोई संभावना बनी तो एनडीए से इंडिया में छलांग लगाने वाले नीतीश ही पहले नेता होंगे। बेशक नीतीश के पाला बदल से भाजपा की चुनावी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं, लेकिन राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को भी बिहार में बहुत कमजोर नहीं आंका जा सकता। वैसे चुनावी गठबंधन से तो तृणमूल कांग्रेस भी इनकार कर चुकी है, पर कांग्रेस को विश्वास है कि ममता बनर्जी कभी भी भाजपा के खेमे में नहीं जाएंगी, क्योंकि देश में अल्पसंख्यक मतदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ही है। कांग्रेस का आकलन यह भी है कि अगर वह और वाम मोर्चा सब तृणमूल कांग्रेस के साथ एक ही पाले में हो गए तो सत्ता विरोधी भावना का चुनावी लाभ उठाने के लिए सामने सिर्फ भाजपा रह जाएगी, जो राजनीतिक समझदारी नहीं होगी। कांग्रेस का यही आकलन केरल के बारे में भी है, जहां 2 ही राजनीतिक ध्रुव हैं, एक कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ
और दूसरा वाम मोर्चा का एलडीएफ। इन दोनों के बीच चुनावी गठबंधन का अर्थ होगा भाजपा के लिए विपक्ष का मैदान खाली छोड़ देना, जबकि अभी तक उसका खाता भी नहीं खुल पाया। इसलिए तय मानिए कि पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ने वाले वामदल और कांग्रेस केरल में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे। यही रणनीति पंजाब के लिए है, जहां आप सत्तारूढ़ दल है जबकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल। सामान्य समझ भी कहती है कि दोनों बड़े दलों में गठबंधन का स्वाभाविक लाभ तीसरे और चौथे नंबर के दलों या उनके गठबंधन को मिलता है। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस और अब मिलकर लड़ेंगे, जहां भाजपा 7 सीटें लोकसभा की जीतती रही है और विधानसभा में भी मुख्य विपक्षी दल है। अगर बिहार जैसा कोई पाला बदल नहीं होता है तो झारखंड में भी झामुमो, कांग्रेस, राजद विजयी समीकरण है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में मुश्किल तो है, पर इंडिया गठबंधन के घटक दल खतरे को समझ रहे हैं और उससे निपटने के लिए एकता की अनिवार्यता को भी। इसलिए 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र को साधना भाजपा के लिए तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद आसान नहीं दिखता। बेशक इंडिया गठबंधन के लिए सबसे जटिल राज्य वे होने वाले हैं जहां भाजपा बेहद मजबूत है। शायद इसलिए भी कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है कि वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस की सुस्ती भी इसी से जुड़ी है। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो उनके पास उत्तर प्रदेश के लिए प्लान बी भी है। यानी अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को सम्मानजनक लगने वाली जितनी सीटें नहीं देते तो वो मायावती की बसपा और जयंत चौधरी के रालोद के साथ मिलकर नया गठबंधन उतारकर चुनाव मैदान में उतर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यह गठबंधन शायद भाजपा को रोकने में सफल भी हो सकता है। और फिर वही ममता वाला आकलन कि चुनाव के बाद संभावनाएं बनने पर अखिलेश यादव भी भाजपा के साथ तो हरगिज नहीं जाएंगे। यानी कुछ राज्यों में विपक्षी दलों में घोषित गठबंधन होगा, कुछ राज्यों में अघोषित गठबंधन के तहत दोस्ताना मुकाबला होगा, तो कुछ राज्यों में चुनाव के बाद फिर से गठबंधन बनेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।